भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) की स्थापना 1962 में चीन युद्ध के अंत में की गई थी। इसके पीछे इरादा देश के बाहर भारत के खुफिया तंत्र की स्थिति को बेहतर बनाना था। शुरुआती स्टेज पर बीजू पटनायक ने इसमें मदद की थी क्योंकि वे वर्षों पहले इंडोनेशिया पर डच लोगों की हुकूमत के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता सुकर्नो की जान बचाने के लिए खुद जकार्ता तक हवाई जहाज उड़ाकर ले गए थे और इसलिए वे दुश्मन के इलाके में घुसकर काम करने के लिए जाने जाते थे। RAW सीधे प्रधानमंत्री सचिवालय के अधीन था। इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री थी जिन्होंने देश के भीतर राजनीतिक जासूसी के लिए इसका इस्तेमाल किया था। इसका लाभ इसकी ठोस बनावट और इससे जुड़े हुए लोग थे जो या तो आला दर्जे का अकेडमिक रिकॉर्ड रखते थे या विश्वसनीय और हाई लेवल के प्रशासनिक या पुलिस अधिकारियों के साथ रिश्ता रखते थे। RAW ने सरकार के विरोधियों के बारे में, कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी आलोचकों के बारे में, नौकरशाहों और पत्रकारों के बारे में फाइलें तैयार कर रखी थीं। विरोधियों की सूची तैयार करना कोई समस्या नहीं थी। RAW की फाइलों में हर चीज तैयार होती थी। यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री VP नायक और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच की बैठक थी जिसमें यह बात तय पाई गई कि माफिया पर खुफिया तंत्र या निषेध से लगाम नहीं कसी जा सकती, बल्कि इसके लिए एक ऐसे कठोर कानून की दरकार है जिसमें मुरव्वत की कोई गुंजाइश न हो। चूंकि माफिया देश के दो अत्यंत समृद्ध क्षेत्रों गुजरात और बंबई में बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका था, इससे निपटने के लिए कदम उठाना केंद्र सरकार के लिए अनिवार्य हो गया था। और इस तरह उन कठोर कानूनों की शुरुआत हुई जो अब तक देखने सुनने में नहीं आए थे। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि MISAA में 1974 में संशोधन कर सरकार को अधिकृत कर दिया गया था कि वह किसी भी व्यक्ति को उसके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किए बगैर नजरबंद या गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि जब ये कानून बना तो सरकार ने संसद में विरोधी पक्ष को यकीन दिलाया था कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को हिरासत में लेने के लिए नहीं किया जाएगा। मीसा अपने मूल रूप में 1971 में बना था जिसके बाद से उसमें कई संशोधन हो चुके थे। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत इंदिरा गांधी ने जो सूत्र इकट्ठे किए थे उनमें से एक सूत्र तस्करों की संपत्ति को जब्त करने के लिए एक विशेष विधेयक लाना भी था। उन्होंने ये भी कह रखा था कि मीसा का इस्तेमाल तस्करों को पकड़ने के लिए किया जाएगा। दरअसल इनकी गतिविधियां तो विश्वव्यापी थीं, लेकिन उनके केंद्र दुबई में स्थित थे। तस्करी के लिए पैसा मुहैया कराने और उसमें निहित जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध कराने बैंकों और बीमा कंपनियों ने अपने ऑफिस वहां खोल रखे थे। समुद्री, जमीनी और हवाई रास्ते से ट्रांसपोर्ट का एक विस्तृत नेटवर्क खड़ा किया जा चुका था। गुजरात से लेकर केरल तक फैली हुई वे जगहें चिन्हित थीं जहां से तस्करी का सामान उठाया जाता था और फिर देश भर के कई उपभोक्ता केंद्रों पर ढोकर ले जाया जाता था। मद्रास तस्करों का गढ़ था जबकि बेंगलोर उनके लिए वह सुरक्षित जगह हुआ करती थी जहां मिल बैठकर वे स्थितियों का जायजा लेते थे। उनके अपने गोदाम, बाजार और कारोबार के नियम थे। तस्करों और काले धन का लेन देन करने वालों के बीच सीधा संपर्क था। सरकार चूंकि तस्करों, अपराधियों, चोरबाजारी के कारोबार में लगे लोगों के खिलाफ जंगी पैमाने पर सक्रिय थी, उसने देश पर और कड़ी लगाम कसने का फैसला किया और 26 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। जरूरी चीजों की कीमतों में स्थिरता आपातकाल की एक मुख्य उपलब्धि थी। स्कूलों, दुकानों, रेलगाड़ियों और बसों पर अनुशासन के असर दिखाई देने लगे और माफिया भी असरदार ढंग से आपातकाल के 19 महीनों के दौरान अंडरग्राउंड हो गया। उधर राजनीतिक मोर्चे पर नवनिर्मित बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान और उनके ज्यादातर परिवार के लोगों की 14 अगस्त को की गई नृशंस हत्या ने नई दिल्ली में हलचल पैदा कर दी। इस हादसे का जरा भी अंदाजा न तो RAW को था और न ही किसी अन्य खुफिया तंत्र को। उन्होंने एक बार फिर श्रीमती गांधी को नाकामयाब कर दिया था। उनके बेटे और विश्वस्त सहयोगी संजय ने रॉ को रिलेटिव्स ऑफ वाइव्स एसोसिएशन कहकर पुकारना शुरू कर दिया। संगठन में आला रॉ अधिकारियों के बहुत से रिश्तेदार थे। बांग्लादेश के बारे में पहले से खुफिया रिपोर्ट हासिल न कर पाने को लेकर इंदिरा गांधी ने RAW के चीफ रामजी काओ के प्रति अपनी नाराजगी जताई। जो चीज उन्हें परेशान करने वाली थी वह ये थी कि अगर खुफिया तंत्र ने उन्हें बांग्लादेश के मामले में नाकामयाब किया था तो वह उन्हें भारत के मामले में भी नाकामयाब कर सकता था। आपातकाल हालांकि राजनीतिक वजहों से और संसद पर अपनी प्रभुता कायम रखने की महत्वाकांक्षा के चलते आरोपित किया गया था, लेकिन उसने भारत के मीडिया को अपाहिज बनाकर रख दिया और आम आदमी को उसके बुनियादी हकों से वंचित कर दिया था। बंबई माफिया के लिए तो वह बेशक मौत का झटका था। ये पहली बार था जब संसद के भीतर बंबई के तस्करों हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल और सुकुर बखिया के नामों का जिक्र हुआ था और सरकार के लिए हरकत में आने के लिए इतना काफी था।
मस्तान, जो पहले से ही मीसे के अंतर्गत 17 सितंबर से 19 दिसंबर 1974 तक 90 दिनों के लिए हिरासत में था, उसे अपनी अगली योजना के लिए लोगों के साथ बात तक करने का मौका नहीं मिल पाया क्योंकि सरकार ने उसे एक और कानून कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट के अंतर्गत आरोप के घेरे में ले लिया। राम जेठमलानी जैसे आपराधिक मामलों के श्रेष्ठ वकील लेने के बावजूद मस्तान को आपातकाल का पूरा वक्त जेल में ही बिताना पड़ा। 1 जुलाई 1975 को एक अध्यादेश जारी किया गया जिसके अंतर्गत कोफेपोसा के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का आधार बताया जाना जरूरी नहीं रह गया। आपातकाल आरोपित करने के पीछे इंदिरा गांधी की राजनीतिक मजबूरियां जो भी रही हों, लेकिन वह तस्करों के खिलाफ निर्मम बल प्रयोग का युग जरूर बन गया था। बड़ी तादाद में काला धन खोद निकाला गया था और ढेर सारे व्यापारियों को आर्थिक अपराधों के लिए मीसे के अंतर्गत बंद कर दिया गया था। बंबई का आर्थर रोड जेल, थाने सेंट्रल जेल, पुणे का यरवदा जेल, औरंगाबाद का हरसूल जेल, सारे के सारे जेल उन कैदियों से पूरे भरे हुए थे जिनमें से ज्यादातर अपराधी, तस्कर, आर्थिक अपराधी, गुंडे और चोरबाजारी करने वाले थे। अगर मस्तान मीसा और कोफेपोसा के अधीन बंद था तो वरदाराजन, करीम लाला, दाऊद इब्राहिम, पठान, रामा नायक और अरुण गवली जैसे दूसरे लोग नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए के अंतर्गत पकड़े और बंद किए गए थे। एक तरह से इसने सारे गिरोहबाजों को एक दूसरे के करीब ला दिया था, उन लोगों को भी जिनका इसके पहले तक कभी एक दूसरे से औपचारिक परिचय भी नहीं हुआ था। मसलन नायक और वर्दा के बीच जो रिश्ता कायम हुआ वह इतना प्रगाढ़ हो गया कि वे इस पर बात करने लगे कि वसई और विरार की गोदियों को तस्करी के लिए कैसे बरता जाए। ये वह योजना थी जिस पर वे अपनी रिहाई के बाद अंततः अमल करने में कामयाब हुए थे। तत्कालीन पुलिस कमिश्नर एस.वी. टिनकीवाला, जो आपातकाल लगाए जाने के कुछ ही हफ्तों बाद पुलिस चीफ नियुक्त हुए थे, ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था, तस्करी विरोधी अभियान ने तस्करी के व्यापार को न सिर्फ खतरनाक बना दिया था बल्कि खर्चीला भी बना दिया था। हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल जैसे आला दर्जे के तस्करों समेत कोई 288 तस्कर गिरफ्तार किए गए थे और 177 तस्करों की संपत्तियां जब्त कर ली गई थीं। हालांकि हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे लोग, जिन्हें कोई 2 बरस सलाखों के पीछे बिताने पड़े थे, समझ चुके थे कि वे आखिरी मुकाम तक पहुंच चुके हैं। उन्हें लग गया था कि वे सरकार के खिलाफ एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर उन्होंने सरकार को इस बात का यकीन नहीं दिलाया कि आगे से वे किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि में मुब्तला नहीं होंगे तो उन्हें पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ सकती है। जब 1977 में आपातकाल उठा लिया गया और जनता पार्टी सत्ता में आई तो मस्तान और करीम लाला दोनों ने जयप्रकाश नारायण से फरियाद की कि वे हस्तक्षेप कर तत्कालीन प्रधानमंत्री से उनके प्रति दया दिखाने का आग्रह करें। दोनों ने ही शपथपत्र दाखिल कर सरकार से वादा किया कि आगे से वे किसी भी किस्म की गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। देसाई के राज ने उनकी फरियाद को मंजूर कर लिया और वे रिहा हो गए। बाद में दाऊद, उसका भाई सबीर, गवली, नाइक जैसे गिरोहबाजों और दूसरे अपराधियों ने जमानत की अर्जियां दाखिल की और चूंकि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर नहीं थे और उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे, इसलिए वे लोग भी अदालत से जमानत हासिल करने में कामयाब रहे। मुंबई अंडरवर्ल्ड इतिहास की अनकही कहानियों में हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।